साल 1990 से 1994 आ गया, लेकिन एफबीआई को चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। 1994 की शुरुआत में बॉस्टन माफिया वाइटी बल्गर पे चोरी का आरोप लगा। वाइटी बॉस्टन का सबसे फेमस क्राइम बॉस था। उसकी पुलिस से भी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। यही कारण था कि एफबीआई एजेंट्स को ऐसा लगा कि वाइटी ने हाइस्ट के लिए या तो असली पुलिस वालों का इस्तेमाल किया होगा या तो उसने चोरों को पुलिस की वर्दी दिलवाई होगी। एफबीआई के अनुसार वाइटी के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना काफी आसान था। इसी कारण एफबीआई शुरुआत से ही वाइटी को शक की नजर से देख रही थी। हालांकि ये बात जब वाइटी को पता चली तो वो काफी गुस्सा हुआ। वाइटी का कहना था कि भले ही उसने कितने भी क्रिमिनल एक्ट को अंजाम दिया हो, लेकिन उसका इस म्यूजियम हाइस्ट से कोई लेना देना नहीं है। वाइटी ने यहां तक कि अपने गैंग मेंबर्स को असली चोरों का पता लगवाने के लिए भी कहा। वाइटी का कहना था कि चोरों को उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि चोरों ने उसकी गैंग के नाम पे इस हाइस्ट को अंजाम दिया है, जिससे उसकी गैंग की रेपुटेशन पे बुरा असर पड़ा है। 1995 में क्योंकि स्टेट ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर्ड हो गई थी, इसी कारण म्यूजियम ओनर्स ने कहा कि जो कोई भी चोरी किए गए आर्टवर्क्स को अपनी मर्जी से लौटा देता है और जो इस हाइस्ट का हिस्सा था वो अगर खुद ही सामने आ जाता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस का मतलब होता है किसी भी क्रिमिनल एक्ट पे लगा एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीत जाने के बाद आरोपी को दोषी नहीं माना जाता। हालांकि म्यूजियम ओनर्स द्वारा इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हाइस्ट को अंजाम देने वाले सामने नहीं आए। इजाबेल स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट को क्लीन हाइस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि चोरों ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा था। यहां तक कि एफबीआई को उनके कोई डीएनए ट्रेसेस नहीं मिले। एफबीआई को शक था कि अगर मामले में ज्यादा देरी की गई तो चोर आर्टवर्क्स को दूसरे देश ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी कारण पुलिस बॉस्टन के स्टेट लाइन और यूएसए के नेशनल लाइन पे अलर्ट हो गई। हाइस्ट का शक बॉबी डोनाती नाम के एक क्रिमिनल पे भी गया, जिसकी उसी साल हत्या हो गई जिस साल गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट हुई थी। कहा जाता है बॉबी की बॉस्टन बेस्ड क्राइम फैमिली पेट्रियार्का से दुश्मनी थी, जिस कारण 1990 के गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई। बॉबी में शक तब गया जब जेल में बंद एक फेमस आर्ट रॉबर कॉनर ने बॉबी का नाम एफबीआई को बताया। उस कला चोर ने यह भी कहा कि उसने कई आर्टवर्क्स की चोरी उसके साथ मिलकर की है। इसके अलावा बॉबी को चोरी हुई आर्टवर्क्स में से फिनियल ईगल में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। कॉनर ने बताया कि बॉबी लोअर लेवल क्रिमिनल्स का इस्तेमाल अपनी हाइस्ट में करता था। कॉनर ने कहा कि वो एफबीआई की मदद करने को तैयार है, लेकिन बदले में एफबीआई को उसे जेल से रिहा करना होगा, जो वो कभी नहीं करने वाले थे। इसी कारण एफबीआई अपना रुख विलियम नाम के क्रिमिनल की ओर करती है, जो कि एंटीक आर्ट डीलर भी था। इस साल था 1997 जब एफबीआई ने विलियम के घर और दुकान में रेड डाली। इसके बाद टॉम नाम का जर्नलिस्ट एंटीक और डीलर विलियम में इंटरेस्ट लेने लगा। 1997 ही विलियम टॉम को कॉल कर अपने घर पे बुलाता है। विलियम फोन पे टॉम से कहता है कि उसके पास प्रूफ है और वो चाहे चुराए गए आर्टवर्क्स को लौटा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों पे। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग विलियम उसे अपने वेयर हाउस में ले गया, जहां पे बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस थे। उन्हीं में से एक स्टोरेज बॉक्स को विलियम ने खोला, जिसमें एक कैनवस रखा हुआ था। जर्नलिस्ट टॉम तुरंत उस कैनवस को देखते ही पहचान गया कि ये फेमस डच पेंटर की पेंटिंग है जो म्यूजियम से चोरी हो गई थी। खराब बात यह थी कि टॉम ने इस बारे में शुरुआत में किसी को नहीं बताया था, लेकिन बाद में उसने अपने इस एक्सपीरियंस को बॉस्टन के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया, जिसके बाद एफबीआई जांच में जुटी। लेकिन जब एफबीआई विलियम के वेयरहाउस पे पहुंची तो वहां पे रखे गए सारे स्टोरेज बॉक्सेस खाली थे। वेयरहाउस में एफबीआई को सुराग के तौर पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं इस मामले को देख हम ये माने कि एफबीआई अपने केसेस को लेकर केयरलेस है, या फिर हम ये समझे कि चोर कुछ ज्यादा ही शातिर है। खैर, जो भी हो, आगे की कहानी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों से भरी है, जिसमें हम असली चोर का भी पता लगाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।